हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शैलेश कपूर और आज हम लोग चैप्टर कर रहे हैं फिज़िक्स का 9th क्लास का मोशन। ओके, अभी हमने मैथ्स का एक चैप्टर और पीछे किया था नंबर सिस्टम का, पर अब हम फिज़िक्स का एक चैप्टर कर रहे हैं मोशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग से आपके नेक्स्ट चैप्टर्स आगे का कंसेप्ट बनता है। चलिए, सबसे पहले मोशन में हमें जो टर्म समझनी है वो हमें समझनी है व्हाट डू यू मीन बाय मोशन इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स। नॉर्मली अगर आप किसी से पूछेंगे कि मोशन क्या है तो बोलेगा कि मूवमेंट है, कि हम किसी चीज़ की मूवमेंट कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ़िज़िक्स के टर्म में अगर हम बात करें, हम एक्चुअली मूव नहीं कर रहे होते पर फिर भी हम मोशन में हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कार के अंदर बैठे हैं, हम तो रेस्ट पर हैं, कार चल रही है। ओके, हम तो रेस्ट पर हैं, कार चल रही है, तो हम अब अपने आप को क्या बोलेंगे कि हम रेस्ट पे हैं, मोशन में हैं। कार के अगर हम पॉइंट से देखें, हम कार के अंदर विद रिस्पेक्ट टू जो हमारे साथ में लोग बैठे हैं तो हम रेस्ट पर हैं, लेकिन अगर हम बाहर आउटसाइड द पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम मोशन में चल रहे हैं। तो फिज़िक्स में ये चलकर आगे कन्फ्यूज़न ना हो कि हम कई बार समझ ही ना पाएँ हम रेस्ट में मोशन में हैं, तो इसीलिए हम मोशन और रेस्ट को डिफ़ाइन कर लेते हैं और उसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस की, एक पॉइंट की हेल्प से ये करते हैं, ओरिजिन की हेल्प से करते हैं। तो इसीलिए डेफिनेशन को दोबारा से रीडिफाइन कर कर आपको बताने की ज़रूरत पड़ गई कि व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। तो लिख लीजिए, मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन an object is said to be in motion if its position changes. If its position changes continuously with respect to some reference point, with respect to surroundings लिख लेते हैं, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, with respect to its surroundings, and surrounding में हम कोई reference point ले लेते हैं, reference point. An object is said to be in motion if its position changes continuously with respect to surrounding reference point with passage of time. विथ पासेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो सिंपली ये बोलना कि मोशन में है तो मूवमेंट हो रही है, ये क्लियर नहीं है। आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस रेफरेंस पॉइंट से आप बात कर रहे हैं। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जा सकता है अगर उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एक्चुअली में आपको रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग का कंसेप्ट हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। एग्जाम्पल, अ बॉय playing football in the park with respect to another boy sitting on the bench. अब यहाँ पर काफ़ी क्लियर हमें समझ में आ गया कि ये जो दूसरा बॉय है जो बेंच पर बैठा है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है और उस बॉय के कंपैरेटिव, उस बॉय से रेफरेंस में ये बॉय जो फुटबॉल खेल रहा है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो ही इज़ इन मोशन। दिस इज़ अ रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अगर हम रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे, तो इसलिए हम रेफरेंस पॉइंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी में नेक्स्ट टर्म रेस्ट हो जाएगी। अब इसी रेफरेंस पॉइंट से रेस्ट को डिफाइन कर दीजिए। सेम डेफिनेशन बनेगी, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन, यहां पर क्या आ जाएगा, रेस्ट इफ इट्स पोजीशन चेंजेस की जगह क्या आ जाएगा, डज नॉट चेंजेस, कॉन्टिन्यूसली को छोड़ दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद पासेज ऑफ टाइम। अब पोजीशन चेंज नहीं हो रही, जैसे अ बॉय सिटिंग इन द पार्क विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉय सिटिंग ऑन द बेंच, मोशन से उल्टा रेस्ट। अब मोशन और रेस्ट वेल डिफाइंड हो गया एक रेफरेंस पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेफरेंस पॉइंट को हमने लिया और उनको डिफाइन कर दिया, ठीक है। चलिए, तो मोशन की डेफिनेशन आपको मैंने समझा दी है, और सेकंड कैमरा ना लियो, और रेस्ट की आप अपने आप से लिख सकते हैं, नहीं ओके। चलिए,
इसमें एक चीज़ और समझते हैं, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड टर्म्स। अक्सर ये आपसे पूछ लेते हैं व्हाई मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड टर्म्स। मोशन और रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं बिकॉज कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट में है, ये तो रिलेट किया जाएगा ना रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन या सोर्स या सराउंडिंग, उसके हिसाब से तो डिसाइड होगा मोशन है रेस्ट है। जैसे कार में, ये देखिए कार में आप बैठे हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में बैठे हैं, बहुत सारे फैमिली में बैठे हैं और कार मूव कर रही है, आप आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए बी के हिसाब से देखता है, वो देख रहा है मैं तो मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं तो रेस्ट में हूँ, लेकिन जो पर्सन कार के बाहर खड़ा है उसको क्या दिखेगा, जो पर्सन कार के बाहर है उसको ये दिखेगा कि ये तो मुझसे दूर जा रहे हैं, सी के हिसाब से मोशन में है। तो अगर ए रेफरेंस बी को मान लेता है तो ए रेस्ट पर है, लेकिन अगर रेफरेंस सी को मान लेता है तो ए मोशन में है। इसीलिए मोशन और रेस्ट क्या है, रिलेटिव टर्म। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म बिकॉज एन ऑब्जेक्ट is in motion or rest depends on the choice or depends or related to लिख दो, चलो और अच्छा रहेगा। rest is related to the choice of reference point। मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड टर्म बिकॉज एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इन रेस्ट इज रिलेटेड टू। और आपको अगर एग्जाम्पल देना है तो अभी मैंने जो कार वाला एग्जाम्पल दिया कि विद रिस्पेक्ट टू को पैसेंजर्स, पैसेंजर इज एट रेस्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू पीपल आउटसाइड द कार इज इन मोशन, तो आप दे सकते हैं। ओके, तो मोशन और रेस्ट को डिफाइन करने के लिए आपको एक सराउंडिंग में कोई रेफरेंस पॉइंट चूज़ करना पड़ता है, उसके हिसाब से ही हम डिफ़ाइन कर पाते हैं। चलिए, ये इंट्रोडक्शन मोशन का हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हम इसमें करने जा रहे हैं वो है हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मोशन और रेस्ट में, मोशन में तो आप ये पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आवर टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें डिफरेंस हमसे अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपको काफ़ी क्लियर है। जो भी आपने पाथ ट्रैवल करा है कहीं से कहीं जाने में, वो सब आपका क्या है, डिस्टेंस। मेज़र कर दीजिए, वो सब क्या है, डिस्टेंस। आप ए से गए बी, से बी से गए सी, सी से इस पाथ पे गए डी। दिस इज़ 100 मीटर, दिस इज़ 100 मीटर, दिस इज़ 100 मीटर, और डी पर आकर रुक गए बस। तो आपने जो भी पाथ ट्रैवल करा, आप उसकी कुल लेंथ, टोटल लेंथ मेज़र कीजिए, यू विल गेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस सिंपल, जो भी आपने, वो पाथ जिगजैग हो सकता है, वो पाथ कोई रैंडम हो सकता है, वो पाथ कोई सर्कल होता है, जो भी पाथ है उसकी लेंथ मेज़र कर लीजिए। व्हाट इज़ द डिस्टेंस? इट इज़ द टोटल length of the path covered by a body distance is the total length of the path covered by a body moving from one place to another। तो जब कोई बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाती है तो जो जो उसने पाथ मेज़र किया वो सब मेज़र, जो जो पाथ ट्रैवल किया वो सब मेज़र कर दीजिए, वही क्या होगा, उसका डिस्टेंस कवर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना एक्चुअली डिस्प्लेस्ड हुआ। ओरिजिनली कहाँ था? यहाँ था। अब कहाँ है? यहाँ पर है। तो ये क्या पाथ करा, इससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली हम बोलेंगे वो ए से अभी डी की तरफ 100 मीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट उसकी ओरिजिनल और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के
हिसाब से दी जाएगी, और इसीलिए डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट की क्या बनती है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट। डिस्टेंस तो बहुत हो सकते हैं, बेसिकली हम इसको शॉर्टेस्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी and final position of the body. It is the shortest distance between the initial and final position of the body. Okay, जैसे इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है। मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ से चलता A और यहाँ पर B पर जाके रुक जाता। अभी मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे A to B, ये लेंथ मेजर कर दिए 100। डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इनिशियल ये रहा और फाइनल ये रहा, अभी भी 100 है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। अभी वो यहाँ से यहाँ आ गया, सिर्फ A to C तक की बात करें, अभी डिस्टेंस कितना है, जो पार्ट ट्रैवल किया 100 और 100 200 डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये एंगल 90 है तो पाइथा से निकालेंगे तो इट विल बिकम 100√2। ओके, अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। और A to C इस तरफ चला गया, अभी वो C से D तक आ गया, दिस पॉइंट। अब कितना डिस्प्लेसमेंट है, नाउ डिस्टेंस तो 100 100 300 है, बट डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल बीच में एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इसकी लेंथ निकाल दीजिए, अभी डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर है। और अगर A से चलकर वापस ही कम बैक टू A, स्टार्टिंग फ्रॉम A कम बैक टू A, तो अभी स्टार्टिंग भी A से फाइनल भी यहाँ पर, तो इनमें कुछ भी डिस्टेंस नहीं है, इनमें कुछ भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा, दैट विल बी 0। सो डिस्प्लेसमेंट A to A में 0 हो जाएगी। डिस्टेंस 400 है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या तरीका है, आप अपनी इनिशियल पोजीशन पर रहिए, फाइनल पे जाइए, जहाँ भी है फाइनल पोजीशन, ओके, उनके बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए एक और केस, यहाँ से ऐसे चले जाते हैं एक सेमी सर्कुलर पाथ पर, और ये रेडियस है मान लेते हैं 7 मीटर। ओके, आपसे पूछ रहे हैं A to B में डिस्टेंस, एक्चुअली में ये पाथ से गए हैं A से B, तो डिस्टेंस हो गया πr, सेमी सर्कल का हाफ 2πr का πr, 22/7 इंटू 7 कैंसिल कीजिए, 22 मीटर। अच्छा, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन क्या थी A, फाइनली कहाँ है B पर, इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन ये रही, स्ट्रेट लाइन की लेंथ 14 मीटर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। चलिए और पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, because distance it has magnitude only, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आगे आगे चलकर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं होता, आपने कुछ भी स्टेप मूव करा है वो कैलकुलेट होगा, डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। कैसे, अगर हम ओरिजिन से 100 मीटर यहाँ पर जाकर रुक गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, अगर हम O से A गए वापस O पर आकर रुक गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, और A से अगर हम इस पोजीशन पर रुके हैं B पर, जो कि लेफ्ट हैंड साइड के नेगेटिव तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ है ओरिजिन से, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज़ नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी ज़ीरो एंड कैन बी नेगेटिव। और फोर्थ पॉइंट है, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होता है, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में बताया, लेकिन ज़्यादातर इसको बड़ा ही होना है। और वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉलर देन और इक्वल टू डिस्टेंस, है ना, डिस्प्लेसमेंट को छोटा ही होना है, डिस्टेंस को बड़ा ही होना है। इसको भी समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए अगर कोई पर्सन A पॉइंट टू B पॉइंट स्ट्रेट लाइन चल रहा है, 100 मीटर दूर गया, डिस्टेंस कितना है 100, डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, दोनों इक्वल, ठीक है। अगर वो यहाँ से यहाँ घूम भी गया, इसको वैल्यू को चलो 100 मीटर यहाँ चला गया और यहीं तक की कैलकुलेट करें तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज़ 100 + 100 200 मीटर। अच्छा, अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, इनिशियल और फाइनल बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये रहा, ट्राइंगल की थर्ड साइड से वैल्यू है 100√2,
√2 की वैल्यू डालें तो वो कितना होता है 100 इंटू 1.414 लगभग 141.4 मीटर मान लेते हैं। डिस्टेंस बड़ा आया। डिस्टेंस हमेशा ट्रायंगल की दो साइड से दिया जाएगा अगर ऑब्जेक्ट टर्न हुआ, और डिस्प्लेसमेंट थर्ड साइड से आएगा। ट्रायंगल की दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा होता है। ट्रायंगल की दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होता है। दो साइड आपको डिस्टेंस के बारे में बता रही है तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ तो क्या होगा, इफ़ अ बॉडी ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन तो क्या होगा, कुछ नहीं। अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो जितना डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, यानी कि डिस्टेंस को बड़ा होना है या इक्वल होना है, छोटा तो हो नहीं सकता। यही हम पॉइंट आपको बता रहे हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन करें एक। चलिए पॉइंट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक ट्रायंगुलर पाथ पर, इस ट्रायंगल की लेंथ है से 10 मीटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 10 मीटर 10 मीटर, ABC। ठीक है, एक पर्सन A से स्टार्ट करता है और A to B जाने के लिए उसको जो टाइम लगता है से वो टाइम है 5 सेकेंड, या पूरा चलो A to A के लिए A to A यानी कि 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए ही टेक्स अ टाइम ऑफ से 30 सेकेंड। ओके, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन समझ में आ गया। A से चलता है, A से जाता है B पर, पाथ ये है B से C पर, C से A पर, फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम A to B, B to C, C to A, 1 round is complete and time taken is 30 seconds. The question is find his distance and displacement after say 160 seconds. Okay, सिंपल। डिस्टेंस के लिए 30 सेकंड में राउंड कंप्लीट करता है, 30 सेकंड में राउंड कंप्लीट होता है, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकंड कितना 30 मीटर। 1 सेकंड में कितना होगा, यूनिटरी मेथड 30/30 दैट इज 1 मीटर। तो कितने सेकंड में निकालना है आपको निकालना है 160। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 160 सेकंड इज इक्वल टू 1 इंटू 160 मीटर। डिस्टेंस तो कोई इशू नहीं है, आप निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से किसी भी सिचुएशन में। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको उसकी पोजीशन को सोचना पड़ेगा, वो कहाँ है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सोचिए 160 सेकंड बाद वो कहाँ होगा, या उसके नंबर ऑफ राउंड्स निकालिए। ठीक है, ओरली भी कर सकते हैं, पर मैं आपको एक वे बताता हूँ जो हर जगह काम करेगा। आप उसके लिए उसके हमेशा नंबर ऑफ राउंड्स फाइंड आउट कीजिए। सो फॉर डिस्प्लेसमेंट आप देखिए नंबर ऑफ राउंड्स कवर्ड इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट होते हैं, तो हमने देखा एक राउंड पूरा कंप्लीट हो जाता है। सो नंबर ऑफ राउंड कवर्ड इन 1 सेकेंड, 1 में कितना होगा, दैट विल बी 1/30 राउंड्स। एंड नंबर ऑफ राउंड्स कवर्ड इन कितना 160। आप नंबर ऑफ राउंड्स निकालने पे फोकस कीजिए, 1/30 इंटू 160, 0 से 0 कैंसिल, तो दैट इज 16/3। 16/3 इज 5-1/3। नंबर ऑफ राउंड पे फोकस कीजिए और ये स्टेटमेंट बनाना सीख लीजिए, नंबर ऑफ राउंड्स कवर्ड इन। तो 5-1/3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। ए से चला हुआ पर्सन 5 राउंड कंप्लीट करेगा, 1 राउंड कंप्लीट करेगा, वापस ए पर, फिर ए पर, 5 राउंड्स उसके यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 1/3 और चलना है, 1/3 मतलब वो बी पर होगा, और ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आफ्टर 1/3 he will be at B, so displacement is equal to कितना 10 मीटर। नंबर ऑफ राउंड निकालना सीखे। इसी क्वेश्चन को वो सर्कुलर मोशन के लिए दे सकता है, इसी को स्क्वायर के लिए दे सकता है, पेंटागन के लिए। आप नंबर ऑफ राउंड उसकी पोजीशन को निकालना सीखिए। ओके, सो मोशन का ये फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमने करा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर। उसके अलावा भी आप कुछ न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस को आप लर्न कीजिए अच्छे से। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।